मैंने रूबी जी को देखा क्लास में, तो रूबी जी बताएंगी मुझे लास्ट क्लास में क्या डिस्कस। राधे राधे मैम। राधे राधे स्वाति, कैसे हैं आप? जी मैम ठीक हूँ, आप कैसे हैं मैम? मैं भी एकदम बढ़िया। बताएं रूबी को लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा, क्या डिस्कस। कहाँ गायब हो गए आप? तो वीडियो को खुद को भी म्यूट कर लिया। आप बताएं स्वाति, कल क्लास में क्या डिस्कस किया था? मैम खाद्य द्वारा संरक्षण, खाद्य भंडार और भारत में खाद्य ग्रहण और खनिज लवण, विटामिन। हाँ, हम शायद विटामिन सही किया ना? जी मैम। कल में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिन को डिस्कस करेंगे, ठीक है? यहाँ तक जितना भी हुआ है सभी को क्लियर है? कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। आगे चले। कल हमने डिस्कस किया था, कल हमारा टॉपिक था, हम विटामिन को हम रीड किया था, है ना? और हम ये कर रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है, हमारा हेडिंग है, वो है शरीर का निर्माण एवं पोषण करने वाले पदार्थ, है ना? यानी कि जो हमारे शरीर का बॉडी बिल्डिंग करते हैं, शरीर बनाते हैं, निर्माण करते हैं, वो कौन से पदार्थ हैं, है ना? और कौन से हमें पोषक देते हैं, कौन से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, कौन से हेल्प देते हैं, यानी कि पोषक तत्वों का क्या क्या महत्व। इसमें हमने प्रोटीन पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा, वसा पढ़ा, उसके बाद प्रोटीन पढ़ा, प्रोटीन के बाद फिर हमने कुछ खनिज लवण पढ़े थे, जिसमें जैसे फास्फोरस, लोहा, है ना, और कैल्शियम। हम आए थे अपने टॉपिक विटामिन। विटामिन में मैंने बताया था दो तरह के विटामिन होते हैं, जल में घुलनशील और एक होते हैं हमारे वसा में घुलनशील विटामिन। विटामिन क्या होता है, कभी सिंगल नहीं होते, हमेशा ग्रुप में होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे विटामिन B1, B12, और इन सबकी अपनी अलग अलग नीड होती है। ये नहीं है जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस तो सीधा फास्फोरस लिया कंप्लीट हो गया, लेकिन अब विटामिन इतने सारे हैं, इसमें कोई भी एक विटामिन की नीड होती है हमारे शरीर को। हमारे शरीर को जितने भी विटामिन होती है उन सबकी आवश्यकता होती है। विटामिन कौन कौन से घुलनशील होते हैं, जैसे हमारा विटामिन बी और हमारा विटामिन सी। अब कोई मुझे बताएंगे विटामिन वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं? आप बिना देखे बताएं, सामने स्क्रीन पर देखें और बताएं। जो हमने बी और सी रहता है विटामिन वाटर, वसा में ए, डी और के कल बताए। कौन कौन से बताए आपने रघुराज जी? विटामिन ए, डी और के। डी और ए, गुड। और एक ई है, ई भी रहता है वसा में। विटामिन ए, विटामिन और ए, ये सब हमारे वसा में घुलनशील है, और जो बचे दो और वो हमारे वाटर में। अब विटामिन बी 11, अब विटामिन में क्या होता है, कभी आपने सुना होगा बी कॉम्प्लेक्स। क्या है? कॉम्प्लेक्स ग्रुप में है ना? अलग अलग टाइप्स का होता है, जैसे B1, B2, B3, B4, B10, B12, और इनकी अलग अलग नीड होती है हमारे शरीर को, हमारे बॉडी को। विटामिन
11 विटामिन B1, B2 हैं। अतः समूह के विटामिन को बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी संबोधित करते हैं। क्या कहा जाता है विटामिन को? जब सारे विटामिन बी आपस में मिल जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन B1 को यासिन हाइड्रोक्लोराइड भी कहते हैं। ये विटामिन बी का एक नाम है यासिन हाइड्रोक्लोराइड। यह व्हाइट कलर का क्रिस्टल होता है और जल में घुलनशील होता है। और इसके सोर्सेज क्या होते हैं? जैसे मांस, अंडे की चर्बी, दूध, अनाज आदि में हमारा मिलता है। तो विटामिन B1 है। और नीचे बताई गई है एडल्ट्स में होती है 1.2 से 1.4 mg होती है एक पर्सन को विटामिन B1। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B2, इसको राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। यह दूध यानी कि मिल्क में, पत्तेदार सब्जियों में और फ्रूट्स में मिलता है। ठीक है। तो फलों और विटामिन को निकोटिक एसिड या नियासिन कहा जाता है। नेक्स्ट है विटामिन सी का नाम क्या है? इसको पेंटोथनिक या इसको अनदर नाम क्या है इसका? पेंटोथनिक एसिड कहते हैं। यह विटामिन और में पाया जाता है। ये व्हाइट कलर का क्रिस्टलीय पदार्थ है जो मटर में, मांस में, मछली, अंडे की चर्बी और मिल्क में काफी मात्रा में प्रेजेंट होता है। ठीक है। इसे फोलिक एसिड भी कहते हैं। यह अंकुरित गेहूं यानी कि जो स्प्राउटेड ग्रेन्स होता है, गेहूं होता है, और मटर, सेम, पालक, मसल्स आदि में भी मिलता है। विटामिन B12 यह लाल रंग का क्रिस्टल विटामिन है। यह मुख्य रूप से दूध और दूध से बने पदार्थ जैसे मांस, तो दूध से बने पदार्थ में, ठीक है, जैसे पनीर हो गया हमारा, और मिलता है मांस में मिलता है, और एग में ये बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब नेक्स्ट है विकास एवं संरक्षण के लिए। विकास एवं संरक्षण के लिए जितने तत्वों की आवश्यकता उपयोगी होती है ग्रहण की जानी चाहिए। जो आहार हमारे शरीर भोजन संबंधी रक्षा एवं दीर्घायु प्राप्त करने हेतु हमारे लिए संतुलित आहार लेना परम आवश्यक है ना। हमारी प्रॉपर ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए हमें प्रॉपर डाइट लेना आवश्यक होता है। परंतु खेद का विषय है कि अध्ययन क्षेत्र में लोगों का आहार उनकी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार नहीं है। अध्ययन के क्षेत्र में एक बड़ी संख्या को दोनों समय भरपेट भोजन उपलब्ध हो जाए, यह बड़ी बात है। संतुलित आहार की बात करना उनका मजाक उड़ाना हो। यह केवल अध्ययन क्षेत्र की समस्या नहीं बल्कि यह समस्या संपूर्ण भारत देश में विद्यमान है ना। देखो आप गहरी बात कही है। एक तरफ तो हम बोलते हैं कि संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट लेना हमारे लिए अति आवश्यक है। ऐसा हमारा लाइफ स्टाइल है, एक रूल है, उसमें यह एक मतलब इसको हम कहीं ना कहीं पिछाड़ दिया है। हम एक बैलेंस डाइट नहीं पाते। जब भी हमारे खाने के टाइम होते हैं हम क्या होते हैं, या हम ऑफिस में होते हैं या हम रास्ते में होते हैं। तो एक समस्या है, लोगों के पास संतुलित आहार प्राप्त करने के अवसर भी उपलब्ध हैं, वे भी अज्ञानता के कारण। अब जो लोग, जिन लोगों को पता है क्या संतुलित आहार है, टाइम हमें आहार को लेना चाहिए, वो क्या है, वो अज्ञान है, उनको पता ही नहीं है खाने का क्या टाइम सही है, इसके कारण वो संतुलित आहार प्राप्त नहीं कर पाते। कारण न केवल अध्ययन क्षेत्र में बल्कि समग्र भारत देश में जनसाधारण का स्वास्थ्य निम्न कोटि का है। आप देख सकते हैं कैसे सबकी हेल्थ को खराब होती है। कोई भी आप आसपास निकले अपने घर से स्टार्ट करें, है ना। जैसे एज थोड़ा थोड़ा बढ़ती रहती है, हर कोई बोलता है कि हम हेल्दी नहीं, घर में बड़े बुजुर्ग हैं,
या फिर मदर्स है, पेरेंट्स है, हर कोई के सामने हर एक क्वेश्चन लेके खड़ा हुआ है, यहाँ पे वहाँ पे, या फिर बड़ी बीमारी है, किसी को हाई बीपी है, किसी को कोलेस्ट्रॉल है, थायराइड इतनी कॉमन डिजीज हो रखी है, शुगर, हर किसी को देखने को मिलेगा आपको शुगर इतना ज्यादा, एक तरह से कहेंगे विकसित हो गया है ये बीमारी जो सारी है। और इन सब जो वजह है, छोटा छोटी वजह है, एक तो यही सबसे मेन है बैलेंस डाइट ना लेना, दूसरा समय पर भोजन न करना। जब समय पर भोजन नहीं होगा तो हमारा पाचन भी क्या होगा, पाचन भी बेहतर नहीं होगा। तो छोटे छोटे कारण जिनको हम सुधार सकते हैं, संवार सकते हैं और अपने आप को बेहतर बना सकते हैं और एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। आप भी जी सकते हैं और आप खुद को, दूसरों को भी जगा सकते हैं, है ना। आपके जो आप जिस फील्ड में अभी हैं, जिस फील्ड में आप पढ़ाई कर रहे हैं, इसका मेन जो उद्देश्य है वो यही है, खुद भी जागो और अपने आसपास को, अपने परिवार वालों को भी जगाओ। और जब आप इस सब नियम को पढ़ना ही है तो अपने जीवन में भी उतारने की कोशिश करें, है ना। जरूरी नहीं है आप आज से स्टार्ट करें या फिर आप पूरा स्टार्ट करें, ऐसा जरूरी नहीं है। आप छोटे छोटे टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना शुरू करें, है ना। अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करें, जैसे अपना कुछ टाइम के बाद अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना शुरू करें। इतना मुश्किल नहीं है, सब घर में ही आप कर सकते हैं, है ना। आप खुद डिटॉक्स करें अपनी बॉडी को, अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको कुछ ऐसा बना दीजिए, जो ड्रिंक्स होती है ना, इम्यूनिटी बूस्टर, यानी कि जो आपको डिटॉक्स कर देती है, कुछ आपकी ऐसी ड्रिंक्स होती है जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देती है। छोटे छोटे स्टेप्स को अपनी लाइफ में यूज करके, अपना के आप एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। और जो ये छोटे छोटे बीमारियां जो स्टार्ट हो रही है, इसको कहीं ना कहीं आप इनसे दूर ही रहेंगे, ये सच है। बस ये है कि आप कितना अपने जीवन में इनको उतार रहे हैं, कितना अपना रहे हैं। मैम विटामिन B3 के बारे में एक बार बता दीजिए फिर से। अच्छा, एक मिनट। इसका नाम बताया गया है पैंटोथेनिक एसिड। विटामिन B3 जो है ना, इसको दूसरा नाम, हर किसी विटामिन के अलग अलग नाम दिए गए हैं यहाँ। और ऐसे ये दिया हुआ है, यह विटामिन विशेष रूप से यकृत और वृक्कों में पाया जाता है, इसका क्या मतलब है? एक मिनट में बताती हूँ। किडनी में मिलता है ये हमारी ना जी। पहले आप इससे पहले एक पॉइंट नोट करेंगे, है ना। विटामिन हेडिंग डालेंगे, मुझे पॉइंट नोट कराना था, उसके बाद फिर आपके क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विटामिन हेडिंग डालें और लिखिए हम मानव शरीर के भीतरी मैम आवाज नहीं आ रही है। चलिए लिखते हैं, हम मानव शरीर के भीतरी कलपुर्जों मैम थोड़ा सा रिपीट कर लीजिए। हम मानव शरीर के भीतरी पुर्जों यानी कि ऑर्गन्स जो होते हैं, एक जलता हुआ चालू इंजन हम मानव शरीर के
इलेक्ट्रिकल पुर्जों को एक जलता हुआ चालू इंजन मान ले तो उसमें विटामिन को चिंगारियां समझना चाहिए। एक वैल्यू बताई गई है, महत्वता बताई गई है विटामिन की। मैम रिपीट करना एक बार। हम मानव शरीर के भीतरी पुर्जों को पुर्जों को एक जलता हुआ चालू इंजन मान ले तो उसमें विटामिनों को यानी कि विटामिनों को चिंगारियां समझना चाहिए। यानी कि ये फायर देने का काम करते हैं। ये एक जस्ट समझाने वाली बात है, विटामिन वैल्यू है। ये विटामिन खाद्य पदार्थों में उनके प्राण रूप में स्थित होते हैं। प्राण रूप में स्थित होते हैं। ये विटामिन खाद्य पदार्थों में उनके प्राण रूप से स्थित होते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार हमारे शरीर में जीवन शक्ति यानी कि खाद्य पदार्थों में उपस्थित होते हैं, जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन ऐसे ही ये उनके प्राण रूप में उपस्थित होते हैं खाद्य पदार्थों में। और देखिए हमारे लिए भी कितने उपयोगी है। मैडम लास्ट लाइन थोड़ा। ये विटामिन खाद्य पदार्थों में उनके प्राण रूप से स्थित होते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमारे शरीर में जीवन शक्ति मैम हमारे शरीर में जीवन शक्ति को खाद्य पदार्थों से अलग करके रखना एक प्रकार से असंभव है। यानी कि इनको पैकेट में रखना है ना, बोतल में रखना। जबकि आजकल हमें ये सोर्सेस अवेलेबल है, हमें जो विटामिन है वो टैबलेट्स फॉर्म में मिलते हैं। और ये हमें कहाँ से मिलते हैं? ये क्योंकि ये विटामिन प्रधान खाद्य पदार्थों के सेवन से ही मिलते हैं। यानी कि ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें विटामिन हो, यदि हम उनको ग्रहण करें, उनको लें, तो उनसे हमें प्रचुर मात्रा में विटामिन हमारे शरीर को मिलते हैं। यदि हम इनको नेचुरली लें, यानी कि प्राकृतिक रूप से हम इनको लें, तो ये ज्यादा इफेक्टिव होते हैं हमारे लिए। लास्ट लाइन लिखेंगे, मानव को स्वस्थ रहने के लिए तथा
का मुकाबला करने के लिए यानी कि रोगों से लड़ने के लिए के भोजन में भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट, वसा, तथा खनिज लवणों के अलावा विटामिन का रहना भी अति आवश्यक है। चलिए अब आप विटामिन बी के बारे में पूछ लेते, यहाँ आते हैं। देखिए विटामिन B3 खनिज लवण, खनिज लवण मतलब जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, जल, खनिज लवणों के अलावा विटामिन का रहना भी अति आवश्यक है। यानी कि सबके साथ साथ आपके आहार में, आपकी डाइट में विटामिन भी जरूर होने चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा विटामिन B3। आप पूछ रहे थे लीवर और किडनी, जैसे क्या है ना, ये लीवर और किडनी तो मांस, वो लोग मांस खाते हैं, मीट खाते हैं, है ना। जैसे इसका ये उनके लीवर में प्रेजेंट होता है। जैसे चिकन है, बकरी है, कुछ लोग जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए, तो उनके जो ये एनिमल है, जो जैसे हमारा एनिमल हुआ गोट, काउ, चिकन, तो ये उनके लीवर में प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट। आपका माइक ओपन। मैम वेजिटेरियन के लिए फिर क्या होगा, ये पूछना चाह रहे हैं। और बहुत सोर्सेज हो जाएंगे। आप अपने सोर्सेज जो वेजिटेरियन है, जैसे मूंगफली हो सकता है, मूंगफली में मिलता है, दालें हैं, बीन्स हैं, साबुत अनाज है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, और ब्राउन राइस में भी प्रेजेंट होता है विटामिन B3। थोड़ा सा कंफ्यूज किया हुआ है यहाँ पे ना, डिटेल में नहीं लिखा। आप चाहे तो इसको नोट कर लें, है ना। इसके नीचे आप लिख लें ब्रैकेट में ना, नहीं तो ऐसा लगेगा कि कहीं हमारे लीवर पे बन रहा है। नहीं मैम, ये था ना कि मतलब हम लोग के लिए क्या है, ये तो पता चल गया था नॉनवेज के लिए है ये, पर वेजिटेरियन के लिए क्या, उसमें कोई सोर्स नहीं दिखा रहा। सारे सोर्सेज वेजिटेरियन के जी। चलो आगे चलते हैं ना जी। नेक्स्ट है हमारा संतुलित आहार की विभिन्नता। क्या क्या विभिन्नताएं हैं? विभिन्न व्यक्तियों को अनेक कार्य के अनुसार भोजन में विभिन्न पौष्टिक तत्वों की भिन्न भिन्न मात्रा की आवश्यकता होती है। जैसे और वहाँ का एटमॉस्फेयर, जलवायु, लिंग और कैसा हो इसका वर्ग। जैसे कोई कठिन परिश्रम करते हैं, कोई का जो है जैसा जिसका काम है। तो एज के हिसाब से, जैसे बाल्यावस्था में जब शरीर विकसित होता है, यानी कि जब ग्रोइंग स्टेज होती है, विकास की डेवलपिंग स्टेज होती है, तब बालक को वसा व प्रोटीन अधिक मात्रा में मिलती है। यानी कि जिस एज में हम हैं उस एज से ज्यादा जो आयु, जो बाल्यावस्था होती है, उसमें
ज्यादा प्रोटीन और फैट की आवश्यकता होती है ना, क्योंकि ये सब हड्डियों को मजबूत करने के लिए, ब्रेन का को डेवलप करने के लिए, मस्तिष्क के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। वृद्धावस्था में पाचन शक्ति दुर्लभ हो जाती है ना। मैंने बताया था कि हमारे जो ऑर्गन धीरे धीरे स्लो हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, तब इन तत्वों की आवश्यकता कम होती है, क्योंकि इनको पचाना उतना इजी नहीं होता। अब बच्चे हैं, बच्चे तो खेल कूद के और उनकी डेवलपिंग स्टेज है, वो डाइजेस्ट कर लेते हैं, लेकिन जैसे वृद्धावस्था में आप समझ सकते हैं काम भी कम हो जाते हैं, तो उनको आवश्यकता नहीं होती, वो बहुत ज्यादा फैट है, उस एज में उनको अवॉइड करना चाहिए। अब नेक्स्ट है हमारा वहाँ की जलवायु, यानी कि वहाँ का जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, वो कैसा है। प्रधान देशों में प्रधान यानी कि जहाँ पे बहुत ठंड होती है, वहाँ से गर्मी वाले देशों की अपेक्षा ताप का अधिक उपयोग होता है। प्रधान देशों को अपेक्षाकृत अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। 9 बजे तक का सब चलेगा। यानी कि पुरुष की अपेक्षा नारी को भोजन की मात्रा की आवश्यकता होती है। आज तक आपने उल्टा ही सोचा होगा ना, हमें कम खाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे योग में कहते हैं कि हमें भी भोजन की उतनी आवश्यकता होती है। काम तो हम करते हैं ना। अब नेक्स्ट है परिश्रम। शारीरिक परिश्रम करने वाले व्यक्तियों के शरीर में अधिक ऊर्जा व उष्णता का ह्रास होता है, यानी कि ज्यादा एनर्जी होती है। आप देख सकते हैं एक जगह वर्क है, आप जॉब करते थे, और एक बाहर जो एक लेबर है वो हार्ड वर्क करते सुबह से शाम, तो दोनों की डाइट सेम अगर करें तो क्या होगा, है ना। अगर एक लेबर मजदूर को हमें सिटी वाले जॉब की डाइट देंगे तो उसके लिए सफिशिएंट होगी, और अगर उसकी डाइट हम वाले जॉब को देंगे तो वो उसके लिए हानिकारक ही। जितना हमारा शरीर बर्न चलता रहता है ना, मशीनरी जितनी चलती रहती है, उतने ही हमें अधिक भोजन है। इसके भोजन में श्वेत की मात्रा अधिक होनी चाहिए। मानसिक श्रम करने वाले लोगों का भोजन कम मात्रा चाहिए, परंतु उसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होनी चाहिए। तो ज्यादा क्या काम करते हैं, जिनको ज्यादा ब्रेन यूज करना है काम में, तो क्या बताया गया है कि उनको प्रोटीन की ज्यादा आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट है हमारा, मैम ये श्वेत साग क्या है? अभी भोजन में श्वेत साग की मात्रा, यानी कि एक तरह से श्वेत साग की जगह श्वेत श्राव होना चाहिए। मैं इसको भी देख के अभी क्लियर करती हूँ इसको ना, ये शायद कहीं थोड़ा सा मुझे मिस्टेक लग रही है इसमें, है ना। अभी आपको क्लियर कर देती है, अभी आगे चलते हैं, फिर मैं आपको श्वेत साग बताऊंगी। थोड़ा सा ये गलत लग रहा है। अब नेक्स्ट है हमारा कृषकों का प्रचलित आहार प्रतिरूप। प्रस्तुत शोध में शीर्षक के अंतर्गत किसान यानी कि कृषक होते हैं के आहार प्रतिरूप का विश्लेषण किया गया है, यानी कि उनका आहार कैसा होना चाहिए। ये सर्वेक्षण से प्राप्त खाद्य पदार्थों को प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम मुख्य खाद्य पदार्थ, सेकंड सहायक खाद्य पदार्थ, और थर्ड हमारा खाद्य पदार्थ। अब मुख्य खाद्य पदार्थ को सभी वर्गों द्वारा सामान्यतः पेट भरने के लिए जो हमारा मेन फूड इंग्रेडिएंट्स है, खाद्य पदार्थ है, वो पेट भरने के लिए ग्रहण किए जाते हैं। ठीक है, सेकंड है हमारा हेल्पिंग के लिए खाद्य पदार्थ, यानी सहायक खाद्य पदार्थ। ये पदार्थ न केवल प्रचुर मात्रा में ग्रहण किए जाते हैं, बल्कि लोगों के भोजन में इन पदार्थों की भागीदारी भी सर्वाधिक होती है। खाद्य पदार्थों में एक वर्ग से दूसरे वर्ग में भिन्नता कम देखने को मिलती है, परंतु यदि इसका तुलना की जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो तुलनात्मक रूप
छोटे कृषक परिवारों तथा बड़े कृषक परिवारों में यह विविधता अधिक दिखाई पड़ती है। अब इसका एग्जाम्पल से आपको समझाया गया है, जैसे रोटी तथा दाल विभिन्न वर्गों में खाद्य पदार्थों के रूप में, है ना। सब लोग क्या खाते हैं? दाल रोटी कहा जाता है कि दाल रोटी खाते हैं, हमारा जो भोजन है, हमारी डाइट दाल होनी चाहिए, रोटी। परंतु आज सामान्यतः सीमांत लघु कृषक तथा लघु मध्यम कृषकों में मुख्य खाद्य रूप में प्रचलित है। यानी कि जो एक तरह से कहा जाता है कि जो आय जितनी कम होती है उनके खाने में जो भात होता है, चावल होता है, वो ज्यादा प्रचलित है। मध्यम तथा बड़े आकार वाले कृषक परिवारों में भारत में खाद्य पदार्थ नहीं रहता। यह वर्ष के केवल कुछ दिनों ही चावल के रूप में मध्याह्न भोजन में प्रचलित है और रात्रिकालीन भोजन के साथ कदा-कदा सेवन किया जाता है। जो राइस होता है वो दोपहर में खाया जाता है और शाम को इसका कहते हैं इसका पाचन थोड़ा हार्ड होता है, जबकि मैंने चावल को देखा गया है, चावल जो होता है ना हमारा जल्दी पच जाता है। इसको दोपहर में इसलिए खाया जाता है, शाम को खाएंगे तो इसको खाने के बाद फिर जल्दी भूख लगेगी, तो शाम को खाने की बजाय इसको दिन में शामिल किया गया। और कहीं ना कहीं ये हमारे जो शाम को अगर खाएं हम चावल को, तो हमारे जो वात पित्त और कफ प्रवृत्ति होती है हमारे शरीर की, ये कहीं ना कहीं को भी अनबैलेंस करती है। हमारी डाइट में दोपहर में शामिल किया गया है, जैसे राइस हो गया और दही हो गई, छाछ हो गई। दही को भी शाम के लिए अवॉइड कहते हैं, शाम के टाइम दही नहीं लेना चाहिए। ऐसे छाछ को भी दोपहर में अच्छा माना गया है, खाने से पहले और या खाने के साथ। खाने से पहले यदि आप ले ज्यादा अच्छा माना गया है। ऐसे कहते हैं कि ज्यादा पौष्टिक होती है। आप दही को यदि खाने से पहले खाएं तो सभी पोषक तत्व आपको उसमें मिलते हैं जो उसमें उपस्थित। अन्य प्रमुख खाद्य पदार्थों में सीमांत तथा छोटे कृषक परिवारों में मांसाहार अधिक प्रचलित है ना, जबकि बड़े कृषक परिवारों में मांसाहार कम प्रचलित है। मुस्लिम परिवारों में मांसाहार प्रमुख खाद्य पदार्थ के रूप में प्रचलित है। सब बताए गए हैं कि कैसे कैसे लोगों में, कैसे कैसे परिवारों में, फैमिली में इस तरह का भोजन ज्यादा प्रचलित है। अब जैसे मांस में जैसे बकरे का मांस हुआ, कुछ लोग मछली खाते हैं, अंडे खाते हैं, पक्षियों के मांस खाते हैं। कुछ लोगों में अंडों के सेवन का भी, खाली जो एग ही खाते हैं। तो ये प्रचलन बताया गया है यहाँ पे परिवार में, कैसे परिवार में किस तरह के भोजन का लिखा है। ये भिन्न भी हो सकता है यहाँ, है ना। ऐसा नहीं है जैसा लिखा है ऐसा ही हो, ये थोड़ा भिन्न भी हो सकता है। आजकल अपनी सबकी भीड़ हो गई है, अब इच्छा के अनुसार भोजन मिलने लगे हैं। इन वर्गों की भोजन संबंधित आदतों में प्रचलित विशेष खाद्य पदार्थों को शामिल किया जा सकता है। जैसे कुछ लोग क्या है ना, पराठा खाते हैं, कुछ लोग खिचड़ी खाते हैं, कहीं केले में सब्जी खाया जाता है, कहीं पर सत्तू, मेहरी, कांदा, कोहरी। कोई मुझे बताएंगे मेहरी, कांदा, कोहरी सब क्या होती है? हमारे घर का मेहरी है, यहाँ का कहीं जगह का कहीं का फेमस होता है, मतलब वो लोग वहाँ खाते हैं। छोटे कृषक परिवारों में प्रातःकालीन भोजन यानी नाश्ते में सामान्य रूप से प्रचलित है, जबकि बड़े आकार वाले परिवारों में, है ना, जो बड़े अच्छे लोग होते हैं कृषक परिवारों के, क्या खाया जाता है? हलवा, पूरी, दही, सब्जी आदि पसंद करते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, है ना। अब लोग अपनी पसंद का खाना खाते हैं। ऐसा नहीं, जो मध्यम वर्ग के परिवार है या छोटे परिवार के लोग हैं वो भी अच्छा खाना खा सकते हैं और खाते भी हैं। सभी लोग अपनी अपनी पसंद का खाने खाते हैं। वो कम अवेयर हो रहे हैं,
थोड़ा जागरूक होना चाहिए। आपको जितना ज्ञान है या जितना आप पढ़ के ज्ञान लेंगे तो आपस में बांटे, आस पास बांटे, है ना। जब हम अच्छी बातें बांटते हैं तो ये तो अच्छी बात है। हम पूजा पाठ करते हैं तो उसके बारे में अगर उनको नहीं पता होता और हमें पता है तो कहीं ना कहीं हमारा मन होता है कि उनको पता है। तो ऐसे ही ये भी पूजा पाठ वाला ही काम है ना। यदि आपको पता है कि कैसा आहार लेना चाहिए, टाइम आहार लेना चाहिए, कितना डाइट लेना चाहिए, आप धीरे धीरे पढ़ेंगे आपको और क्लियर होगी बातें। तो ये सब आप भी बांटे, है ना, ताकि सब अवेयर हो जाए। क्योंकि पता सबको सब कुछ है, वो एक अज्ञानता के कारण, ज्ञान के अभाव के कारण वो छुटा हुआ है, दूर हो गया है वो। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा ये डाइट बताई गई और मुख्य सहायक खाद्य पदार्थ बताए गए। जैसे साथ में हम खाने को चार ले लेते हैं। सहायक खाद्य पदार्थों से क्या मतलब है, जो साथ में खाए जाते हैं। जैसे चटनी ले लेते हैं, मट्ठे का प्रचलन है। ये कौन से खाद्य पदार्थ में आते हैं कि सहायक खाद्य पदार्थों में आते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा आहार पकाने की विधि, यानी कि मेथड क्या है फूड को बनाने की, पकाने की। भोजन पकाने की विधियों का वर्गीकरण। जैसे सबसे पहला क्या है, उबालना। इस विधि में खाद्य पदार्थों को पानी में डालकर पकाया जाता है, अतः भोजन पानी के सीधे संपर्क में आता है। अब दूसरा है भाप में पकाना। आप सभी समझ सकते हैं भाप में कैसे पकाया जाता है। पानी बॉयल करके उसको खाने को कवर कर लेते हैं पानी को, है ना, छलनी से। सभी समझ सकते हैं कैसे की जाती है ना। महिलाएं तो सभी जानते होंगे, आप भी जानते होंगे, है ना। यानी कि किसी बड़े बर्तन में थोड़ा पानी लेते हो, पानी कर दो, पानी डाल के फिर उसके ऊपर छलनी रख देते हैं और जो भी आपको पकाना होता है उस छलनी के ऊपर रख देते हैं और फिर पूरे बर्तन को कवर कर देते हैं। कुकिंग होती है हमारी स्टीम, यानी कि हमने जो भाप पानी से निकली है उसमें अपने खाने को तैयार किया। और तीसरा है हमारा प्रेशर कुकर के में बनाना। एक है हमारा तलना, यानी कि कुछ चीजें ऐसी होती है तल के बना लेते हैं। जैसे पकोड़े खाते हैं आप लोग, समोसे खाते हैं, इनमें की आवश्यकता होती है, तलने की आवश्यकता होती है। पकोड़े को क्या हुआ, आपने सिर्फ रो आपने पोटैटो लिया, उसको बेसन में करके आप डायरेक्ट फ्राई करते हैं, तो ये आपका तलने वाला प्रोसीजर होता है, यानी कि जिसको आप बेक करते हो हीट। अब उबालना में क्या है, इस विधि में खाद्य पदार्थ को पानी में डालकर पकाया जाता है, अतः भोजन पानी के सीधे संपर्क में आता है। डायरेक्ट पानी को डाल, जैसे आलू को बॉईल करते हैं, एग को बॉईल करते हैं, आलू सभी बॉईल, आलू का पराठा सभी खाते हैं, आलू सभी खाते हैं ना, बॉईल करके आलू खाया जाता है। राइस भी बॉईल करके बनते हैं, सीधे संपर्क में आते हैं पानी के। बहुत सारी सब्जियां बॉईल होती है। दालें हमारी पारंपरिक खाना बनाने की विधि है, दाल को भी हम क्या करते हैं, बॉईल करते हैं। अब भाप में पकाना, यानी कि स्टीम कुकिंग, विशेष स्टीमर ओवन का यूज किया जाता है भाप में बनाने के लिए, है ना। जैसे इडली बनाते हैं, ढोकला बनाते हैं, सब किसमें बनते हैं, स्टीम में बनते हैं। अलग अलग स्टेट में और कई बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जहाँ वो भाप में बनाते होंगे। अब जैसे मैंने इडली और ढोकले का एग्जाम्पल दिया, भाप से बनने वाला भोजन। अब आप मुझे और वैरायटी बता सकते हैं, तो और एग्जाम्पल्स बताओ। ये तो सिर्फ दो ही पता है, चलो। अब आप अलग अलग राज्य से हैं, फ्रांस से हैं, आप तो एग्जाम्पल्स मुझे बताएंगे जो भाप के द्वारा भोजन बनाए जाते हैं, तो भाप से बनते हैं। जैसे मैंने आपको दो उदाहरण बताए हैं, जैसे इडली हुआ और एक ढोकला हुआ। आप बताइए सकते, आप और क्या बनाते हैं? हरे बनाते हैं, हरे बनाते हैं, चावल के आटे का। नहीं चल रहा था, मैं कभी बनाया नहीं। हाँ, आप बताइए, आप भी कुछ बनाते हैं आपसे, क्या आप अभी बनाते हैं? मैडम हमारे हल्दी पत्ता में एंड्रू होता है, अभी गए हैं। आप क्या बनाते हैं इंदिरा जी? एंडूरी पिठा हल्दी पत्र में होता है।
हाथ से बनाते हैं। हाँ हाँ। सही बात समझना। और हल्दी का भी होता है, हल्दी हल्दी पत्ते। हाँ नहीं मैंने सुना नहीं। हमारे आप बताएं, आप स्वादिष्ट आप क्या बनाती हैं? मैम मैं तो नहीं बनाती, मम्मी बनाती है, मेरी मम्मा जो होती है वो उसे चावल को उबाल के उसमें कुछ बनाती है। तो ऐसे आप खुद बनाते हो पर आप खाते जरूर हो। हाँ बनाती है तो हम खाते हैं, तो हम अभी मैडम चावल में मंडा पिठा होता है, चावल में मंडा पिठा, गोल गोल मंडा पिठा। हाँ वही ना, अलग अलग वैरायटी के खाने बनते हैं। और वैसे क्या भारत वैरायटी कहीं आपको इतनी वैरायटी मिलेगी। एक प्लेट कोई आप उठाओगे ना उसमें भी आपको इतनी वैरायटी मिल जाएगी ना, हद से ज्यादा। तो फिर भी लोग कंफ्यूज रहते हैं क्या खाएं। ज्यादा वैरायटी ने भी वैसे सत्यानाश किया हुआ है। कम ही मिलना चाहिए, रोटी मट्ठा खाओ गुड़ खाओ, बस इतना ही मिलना चाहिए। जितना जितना ज्ञान बढ़ता जा रहा है ना उतना ही भोजन की वैरायटी बढ़ती है। चलिए अब भाप में हो गया, अब है हमारा प्रत्यक्ष भाप में पकाना, यानी कि जो डायरेक्ट संपर्क में आता है। इस विधि में खाना भाप के संपर्क में आता है। और इनडायरेक्ट में इस विधि में खाद्य पदार्थ भाप के संपर्क में नहीं आता, क्योंकि यह एक बंद डिब्बे में होता है। यानी कि आप स्टीमर में क्या करते हैं, इसको डब्बे में बंद करके रखते हैं। जैसे ढोकला को तो डायरेक्ट स्टीम में रखते हैं, और जो इस तरह का भोजन होता है उसको क्या करते हैं, डब्बे में बंद करके रख देते हैं। डिब्बा जब भाप से चारों तरफ से घिर जाता है तब उसमें हीट मिलती है और उससे हमारा जो भोजन होता है वो पक के तैयार हो जाता है। प्रेशर कुकर में भोजन को सामान्य से अधिक दबाव में पकाया जाता है ना, प्रेशर ज्यादा होता है उसमें, क्योंकि प्रेशर बढ़ने से तापमान बढ़ जाता है और भोजन हमारा जल्दी पक जाता है। पहले हम जो खाना बनाते थे वो खुले बर्तन में बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन से बनाते थे और वो धीमे धीमे बनता था वो। लेकिन अभी प्रेशर कुकर में क्या है ना, बहुत जल्दी से बन जाता है, टाइम भी कम लगता है। इस द्वारा भोजन पकाने के लिए प्रेशर कुकर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। और इससे थोड़ा हानि क्या हो सकती है, अधिक टेम्परेचर पर गर्म होता है तो इसमें जो पोषक तत्व होते हैं ना वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। पहले दाल को क्या करते थे, दाल हमेशा खुले बर्तन में बनाई जाती थी पहले टाइम। वो धीरे धीरे बॉईल होती रहती थी और उसके ऊपर एक व्हाइट कलर का झाग बनता रहता था। उस झाग को क्या करते थे, जो हमारे बड़े लोग होते थे जैसे हमारी दादी वो बताते थे, वो उसको उतार के बाहर डालते थे, है ना। और क्योंकि वो हमारे शरीर के लिए नीड नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं होती। अब क्या है, वो प्रेशर कुकर में जब बनाते हैं तो वो अंदर ही बन के सारा कुक हो जाता है। कहीं ना कहीं कहते हैं वो उससे हमारा जो दाल में जो अत्यधिक मात्रा में यूरिक एसिड होता है वो बाहर निकल जाता है। अब वो साथ में ही बन जाता है, पक जाता है। और कहीं ना कहीं जब हम हाई टेम्परेचर देंगे, हाई हीट देंगे, ऊष्मा देंगे तो उससे हमारे जो पोषक तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तलना, खाद्य पदार्थ को गर्म या तेल में पकाने को तलना कहते हैं। तो इस तला हुआ भोजन होता है उसमें फैट बहुत ज्यादा होता है, वसा की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो उसको डायरेक्ट हमारे ऑयल से निकल के आए। लेकिन इस विधि में खाद्य पदार्थ को एक बंद ओवन के अंदर रखकर उसमें उत्पन्न होने वाली सूखी है ना में पकाया जाता है। पकाए जाने वाले खाद्य पदार्थ को पहले गर्म गए ओवन में रखा जाता है, जहां चारों ओर से गर्म वायु से घिर जाता है और वो भोजन हमारा पक जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा भूनना, यानी कि ड्राई रोस्ट। खाद्य पदार्थ को बिना ढके
की ऊष्मा द्वारा पकाया जाता है। यह प्रक्रिया तंदूर में, ओवन में या फिर भारी तजित बर्तन में संपन्न की जाती है। कोई चीज होती है जैसे हम नमकीन बनाते हैं या कुछ पीनट्स खाते हैं तो ड्राई रोस्ट करके या और भी हमारी बहुत सारी और भी कई विधियां उपयोग की जाती है ना। अब नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों में मिलावट, परिभाषा, उद्देश्य और प्रकार और परीक्षण। यानी कि कौन क्या क्या मिलावट हो सकती है हमारे भोजन में और क्यों मिलाया जाता है उसको और कितने प्रकार की मिलावट हो सकती है उसको डिस्कस करेंगे। दूध में किसकी मिलावट सबसे ज्यादा करते हैं या होती है? पहला तो सिंपल है, जल पानी मिला देते हैं, सबसे आसान है ना। और ऐसे घी में भी मिलावट होती है ना, जैसे उसमें चर्बी ऐड कर दी जाती है। ठीक है, महंगे और श्रेष्ठ अन्नों में सस्ती और घटिया अन्नों के यानी कि अच्छे क्वालिटी का आपका अनाज होता है और उसमें थोड़ी कम क्वालिटी यानी घटिया क्वालिटी का अनाज ऐड कर दिया जाता है। तो ये सब क्या है, ये मिलावट के प्रकार है। अब कोई पहचानेगा थोड़ा, आप ज्यादा क्वांटिटी अच्छी ले लो, उसमें कुछ क्वांटिटी अपने प्रॉफिट के लिए ऐड कर दो तो आप कितना पहचान पाओगे, नहीं पहचान। तो ये सब मिलावट के प्रकार है। उसमें पौष्टिक मान को गिराया जाता है, यानी कि उससे पौष्टिकता है जब उसकी घटिया मान उसके अंदर मिला जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा तो अच्छी क्वालिटी पर उसकी असर आएगा, वो भी हो जाएगी, क्वालिटी है वो कम हो जाएगी। दूध से मक्खन का कुछ अंश निकालकर उसे है ना, जैसे दूध को बॉईल कर लिया, बॉईल करके उसके ऊपर से उसकी निकाल के फिर उसको सेल कर दिया। तो ऐसे बहुत से कारण हैं, बहुत से प्रकार हैं जो मिलावट के तौर पर हमारे भोजन में उपस्थित होते हैं और जो हमें परोसे जाते हैं ना। बिना किसी मिलावट के घटिया वस्तु को शुद्ध और विशेष गुणकारी घोषित कर झूठे दावे सहित आकर्षक नाम देकर जनता को ठगा जा सकता है। तो एट्रैक्टिव बना देते हैं, उनकी पैकेजिंग कर देते हैं, आप पहचान ही नहीं पाएंगे इसके अंदर तरह का कैसी क्वालिटी का माल भरा हुआ है। इस कारण मिलावट अथवा मिश्रण जैसे सब खाद्य विकारी कार्यों के पुनः रूप से सार्थक नहीं है। खाद्य पदार्थ के उत्पादन, निर्माण, संचय, वितरण, विक्रय आदि सब किससे संबंधित है? क्यों मिलावट होती है? ये सब प्रोडक्शन के लिए, बहुत ज्यादा जरूरत के लिए, स्टोरेज के लिए, उसके वितरण के लिए, उसके सेल के लिए, तो उसके स्वाभाविक गुण अथवा श्रेष्ठता को कम करने वाले हैं, जिसमें ग्राहक के स्वास्थ्य को हानि और उसे ठगे जाने की संभावना रहती है। अपमानकार यानी कि मिस ब्रांडिंग द्वारा सूचित किए जाते हैं। जन स्वास्थ्य तथा न्याय विधान की दृष्टि से ये शब्द बहुत व्यापक अर्थ के द्योतक, आप सुन सकते हैं इन सभी को ना। अब खाद्य पदार्थों में मिलावट वास्तविक रूप में घटिया या हानि पदार्थों को मिलाने की प्रक्रिया है। क्या है मिलावट? वास्तविक जो आपके पदार्थ है उसमें घटिया और हानिकारक पदार्थों को मिलाना, जिससे उनकी मात्रा बढ़ा सके और उनका जो प्रीमियम उत्पाद है उनकी नकल के कारण भी। अब हाई ब्रांड का कोई आपको माल मिल रहा है, कोई प्रोडक्ट है ना, उसको उस कॉपी करने के लिए वो क्या करेंगे, सिर्फ उसका बाहर का पैकेट चेंज कर देंगे। क्या हो गया, आपको क्या लगेगा जैसा ब्रांड वो है ऐसा ही ये है, तो आप उसके सिर्फ कवर को इतना आकर्षक बना देते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते अंदर क्या है। कई बार हम पैकेट को देखकर ही सामान खरीदते है ना। और दूसरा क्या होता है, क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, जैसे राइस में, दालों में छोटे छोटे कंकड़ पत्थर मिला दिए जाते हैं ताकि क्वांटिटी
कम हो जाए और उनका वेट ज्यादा हो जाए, मिलाते हैं, ऐसा होता है ना। ये सब मिलावट के प्रकार हैं। पर्याप्त पोषण के कारणों में हमने खाद्य सामग्री में मिलावट को भी कारण सिद्ध किया है। यानी कि आपको जो पूरा प्रॉपर पोषण नहीं मिल पा रहा है, उसमें एक कारण यहाँ पर इसको भी माना गया है कि उनमें कहीं ना कहीं मिलावट होती है। आप तो सोच कर लेते हैं अच्छा है ना, और आपको वो हेल्दी नहीं मिल पाता, उसमें कहीं ना कहीं मिलावट रहती है। क्योंकि मिलावट से खाद्य पदार्थों के पोषक तत्वों का ह्रास होता है, और इसीलिए ये टॉपिक आपके सिलेबस में ऐड किया गया है, मिलावट, है ना। क्योंकि अगर हमारे खाद्य पदार्थ में मिलावट होगी तो कहीं ना कहीं उसकी गुणवत्ता में भी नीचे आएगा वो, तो उसमें जो पोषक पदार्थ उपस्थित है वो कम रहेंगे और हमें पूरे पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व हमारे शरीर को नहीं मिल पाएंगे। मिलावट की प्रथा पर भी हमें थोड़ा सा विचार करना उचित रहेगा, यानी कि आपको अवेयर होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। जब आप सामान को खरीदे, अपने लिए खरीदे तो जागरूक होकर खरीदे। मिलावट की वैज्ञानिक परिभाषा में विद्वान है कि जो खाद्य पदार्थ बेचे जाने हेतु प्रदर्शित किए जाएं या बेचने हेतु संग्रहित किए जाएं और जो अपने यथार्थ स्वरूप गुण में असलियत नए, यानी कि हम मिलावट करते हैं अधिक लाभ कमाने की चाहत, आर्थिक लाभ की वजह से नकल और गलत प्रस्तुति करने, जागरूकता के अभाव के कारण उच्च मांग, यानी कि किसी पर्टिकुलर डिमांड ज्यादा होगी और उस सीमित आपूर्ति होगी, सबके मिलावट के कारण बन सकते हैं। कौन कौन से कारण हो सकते हैं मिलावट के? तो मिलावट होती है, एक तो आर्थिक लाभ हो गया हमारा, दूसरा हम जो नकल करते हैं दूसरे प्रोडक्ट और उसको गलत प्रस्तुति कर देते हैं, जागरूकता के अभाव के कारण वो अवेयर ही नहीं है। चौथा क्या हो सकता है? डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन उसका जो स्टोरेज है वो सीमित मात्रा में अवेलेबल है, और अधिक व्यापारी लोग अधिक लाभ कमाने के लिए भी मिलावट करते हैं अनाज में, खाद्य पदार्थ। ठीक है, अब जैसे क्या क्या मिला सकते हैं, वो कलर मिला देते हैं, है ना, सस्ते घटिया पदार्थ मिला देते हैं, और रक्षण हेतु अज्ञात मात्रा में अधिक रासायनिक पदार्थ, केमिकल्स ज्यादा मिला देते हैं जो मूल्य के अनुरूप ना हो, यानी कि जिसमें उनको बचत लगती हो, सस्ता हो उनके लिए, आपको तो कीटाणुओं से दूषित हो गए हो, यानी कि वो उनके पास इस तरह का मटेरियल है जो वो यूज के लायक भी नहीं है, लेकिन वो उसको भी निकाल देते हैं। सब कारण बताए थे, वह सब मिलावटी समझे जाने चाहिए, यानी कि जो ये सब फॉलो, जिनके अंदर ये सब पॉइंट्स आते हैं, वो सब खाद्य पदार्थ कौन सी श्रेणी में आएगा? मिलावट की श्रेणी में आएगा। इनके अंदर खाद्य सामग्री सड़ी गली हो, धुंध लगी हो, तेल की बनी हो या भीगी बनी हो, उसी भाव में बेची जाती है, या खुले में रखे जाने के कारण मक्खी मिट्टी कणों से दूषित हो गई हो, तो वह भी मिलावट की परिभाषा में ही आती है। तो आई होप आपको मिलावट क्लियर हो गया होगा, वैसे भी आप सब इतना जानते भी होंगे, थोड़ा सा मैंने और क्लियर कर दिया है। अब नेक्स्ट है हमारा कि खाद्य पदार्थ में किस तरह की मिलावट की जा सकती है और इसका अनुमान हम निम्न उदाहरण से लगा पाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में मेरी, और नेक्स्ट क्लास में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, और एक आपका जो ये क्वेश्चन था सिस्टम है, ये भी मैं आपको कल बताऊंगी, है ना। ये लाइन श्वेतसार खाद्य शर्करा जातीय पदार्थों में आता है, चावल जैसा। हाँ जी, मीठे थैंक यू। ओम और शांति का उच्चारण करेंगे।
मोनिका, प्रणाम सबको। राधे राधे मैम। राधे राधे। आप एंजॉय कर रहे थे क्लास में? आप बोरियत तो नहीं आई आपको?